ले, साड़ी पहनना सीख ले। मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं शादी के बाद कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली। आप एक बार मेरी तरफ देखो तो, मैं साड़ी पहनने वाली लड़की दिखाई देती हूँ क्या? मेरे ऊपर तो जीन्स, शॉर्ट स्कर्ट ये सभी सूट करता है। देखो प्राची, शादी के बाद सबको साड़ी पहननी पड़ती है। और ये जो शॉर्ट स्कर्ट की तुम बात कर रही हो ना, शादी के बाद तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाने देगा। ठीक है तो कह रही है तेरी भाभी। अरे कम से कम अपनी भाभीयों को देख कर ही कुछ सीख ले। तेरी भाभीयों ने कभी पहना है ससुराल में जीन्स और शर्ट्स? अरे शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं आजकल की लड़कियों में? चुपचाप से साड़ी पहनना सीख ले। जैसे हिंदुस्तान में बाकी की बहुएं रहती है, तू भी वैसा ही रहेगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ माँ, मैं ऐसे लड़के से शादी ही नहीं करूंगी जिसकी सोच इतनी छोटी हो कि उसे अपनी पत्नी के जींस या किसी और ड्रेस पहनने से प्रॉब्लम हो। अरे वो मुझसे शादी कर रहा है ये साड़ी से। तुझसे तो बहस करना ही बेकार है प्राची। लेकिन मेरी बात गांठ बांध कर रख ले। मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहूंगी बेटा। कोई भी लड़की ससुराल में जाकर शॉर्ट्स पहन कर घूमे, ये बात कोई भी ससुराल पसंद नहीं करेगा। इसलिए तेरी बेहतरी इसी में है कि तू समय रहते ससुराल के माहौल में ढलना सीख ले। तभी तेरी आगे की जिंदगी सुख से बीत सकती है, वरना जिंदगी भर रो रो के जिंदगी बितानी पड़ेगी। सबकी बातों का प्राची पर कोई असर नहीं था। वो तो माँ और भाभी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से ठुम बाहर निकाल देती है। कविता प्राची के लिए एक से बढ़कर एक अच्छे लड़कों के रिश्ते लेकर आती है, लेकिन प्राची अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है और हर लड़के में कुछ न कुछ कमी निकाल कर मना करती रहती है। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर तू ढूंढ क्या रही है जो इतने अच्छे अच्छे लड़के में नहीं मिल रहा? अगर इसी तरह से तू नखरे करती रही ना, तो कल को किसी सेकंड हैंड आदमी से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उम्र निकलने के बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिला करते। ये सब क्या है माँ? कौन से ज़माने में जी रहे हो आप लोग? आजकल की लड़कियाँ किसी के दबाव में आकर ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर लेती। मैं पहले अच्छे से देखने समझने के बाद ही किसी लड़के को हाँ करूँगी। अरे बेटा तू खूब देख सोच समझ, लेकिन ये तो बता कि तुझे आखिर इन लड़कों में कमी क्या दिखाई दी? हमें पता तो होना चाहिए ना कि आखिर तू लड़कों में ढूंढ क्या रही है। देखो माँ, आप जो भी लड़के लेकर आते हो ना, वो सब अपनी माँ के पल्लू से बनने वाले लड़के हैं। 2-4 दिन जब उनसे मैं बात करती हूँ, सब अपनी औकात पर आ जाते हैं। हमें संस्कारी लड़की चाहिए, साड़ी पहनने वाली चाहिए, मंदिर जाने वाली चाहिए, माँ बाप की इज्जत करे, सेवा करे, सम्मान करे। अरे इन्हें बीवी चाहिए या रिमोट से चलने वाली गाड़ी जिसे अपने हिसाब से चला सके। तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें देखने के लिए आने वाला लड़का तुम्हें क्या बताए कि मुझे क्लब में जाकर नाचने वाली लड़की चाहिए, जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर मेरे माँ बाप के सामने घूमे, जो इनकी इज्जत ना करती हो, रात रात भर बाहर पार्टी करती हो? अरे तुम खुद सोच कर बताओ कि ऐसी लड़की से कोई भी लड़का शादी करना चाहेगा क्या? और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे भाई की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो तमीज़ के कपड़े तक ना पहनती हो? देखो प्राची, हवा हवाई में बातें करना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविक जीवन में चाहे लड़का हो या लड़की, शादी के बाद दोनों को ही बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। इन समझौते और समझदारी से ही शादी का रिश्ता आगे बढ़ता है। मैं तुमसे बड़ी हूं ना, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि किसी भी लड़के को ऐसी बेफिजुल बातों के लिए रिजेक्ट करना छोड़ दो और एक अच्छे लड़के को देखकर समय रहते शादी कर लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है और प्राची की अकड़ भी अब कुछ ढीली पड़ जाती है। फिर एक दिन प्राची की माँ और पिताजी एक अच्छे से लड़के से उसका रिश्ता तय कर देते हैं और प्राची शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। शादी के 2 महीने बाद, भाभी मैं कल मायके आ रही हूँ और इस बार ना मैं पूरा 1 महीना रहकर जाऊँगी, क्योंकि मम्मी जी ने कह दिया है कि शादी के बाद हमारे यहाँ दुल्हन होली अपने मायके में ही मना कर आती है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पूरा 1 महीना घर पर आकर मौज करूँगी। अरे हाँ हाँ प्राची, बिल्कुल आ जाओ, ये तो तुम्हारा अधिकार है। शादी के बाद तो मायके आने की खुशी ही कुछ और होती है। तुम कल समय से पहुँच जाना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। अगले दिन सुबह 10 बजे ही प्राची अपने मायके पहुँच जाती है। प्राची को मायके छोड़ने के बाद उसका पति वैभव वापस अपने घर लौट जाता है। कहने को तो प्राची की शादी को अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, लेकिन इन 2 महीनों में जैसे प्राची के तो हाव भाव, तौर तरीके पूरी तरह से बदल गए थे। अब वो मायके में होने वाली हर छोटी बड़ी बात पर मुंह बिचकती और अपने ससुराल की तारीफों के पुल बांधती।
अरे प्राची, ये तुमने क्या पहन लिया? तुम्हें पता है ना, ऐसी आधी आधी टांगे दिखने वाले कपड़े तुम्हारे भैया को बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ जाकर चेंज करके आओ। भाभी, अब मेरी शादी हो चुकी है और ऐसी पिछड़ी सोच मेरे ससुराल में किसी की नहीं है। मेरी सासू माँ ने तो खुद मुझसे कहा, प्राची बेटा, गंवारों की तरह दिन भर साड़ी में लिपटी मत रहना, आजकल की लड़कियों की तरह अपडेट होकर रहना। अब अगर तुम घूंघट की गुड़िया बनकर रहोगी तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम कैसी गंवार लड़की को ब्याह कर ले आए हैं। जब मेरी सास ने मुझे परमिशन दे दी है तो कोई और भला बीच में क्यों बोलेगा। मैं तो अपने ससुराल में भी स्कर्ट, जीन्स, मिडीज ये सभी पहनती हूँ। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? शादी के बाद जो लड़कियां सूट या साड़ी पहनती हैं उनके ससुराल वाले पिछड़े होते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे मम्मी पापा और भैया सब पिछड़े हुए? भाभी, अब ये सब सोचना तो आपका काम है। मैं तो इस घर से जा चुकी हूँ। इस घर की घिसी पिटी परंपराओं और रीति रिवाज से मुझे तो छुटकारा मिल चुका है। प्राची, तुम्हें खुद अजीब नहीं लगता? ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के ससुराल में घूमने में तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे साड़ी ना सही, कम से कम सूट तो पहना करो। तुम्हारी सासू माँ ने छूट दे दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम सीधा हवा में उड़ने लगोगी। भाभी, आपको याद है ना, जब मैं शादी होकर आई थी तो मैंने कितनी ज़िद की थी माँ जी से कि मुझे सूट पहनने दो, साड़ी में मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता और साड़ी पहनकर मैं काम भी नहीं कर पाती। लेकिन उस समय ये प्राची ही तो थी जिसने माँ के कान भरे थे और माँ को समझाया था कि शादी के बाद तो बहू साड़ी में ही अच्छी लगती है। भाभी, आप लोगों ने अपने आप को कभी ध्यान से देखा है? लंबी सी मांग निकाल कर उसमें 2 किलो सिंदूर भर लेती हो, बड़ी बड़ी बिंदिया, ये रेड कलर की लिपस्टिक, हाथ भर भर के चूड़ियाँ। अब आपके जैसी लड़कियों को कोई साड़ी पहनने के लिए ही कहेगा ना, मिनी स्कर्ट तो पहनाएगा ही नहीं। आपके ऊपर ना सूट भी नहीं करेगी ऐसी ड्रेसेस। ऐसा है ना भाभी, ये सब ड्रेस भी वही पहन सकता है जिसके पास पर्सनालिटी हो, स्टाइल हो, जो आपके पास डोंट माइंड पर है नहीं। इसलिए आप लोगों की पर्सनालिटी के हिसाब से मैंने आपको साड़ी पहनने के लिए कह दिया था। बिल्कुल मत पड़ना, तुम्हारी ऊपर तो एकदम सूट नहीं करेगी। तुम्हें तो मैं बढ़िया से बढ़िया ड्रेस दिलवाऊंगा। और नेक्स्ट मंथ तो हम गोवा भी जा रहे हैं, वहाँ के लिए भी मैंने ऐसे ऐसे ड्रेसेस लिए कि आपकी तो आंखें फटी रह जाएंगी। प्राची की बात सुनकर दोनों भाभियों को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शादी के बाद पहली बार घर आई हुई ननद को वो दोनों नाराज नहीं करना चाहती थी। इसलिए बात को ज़्यादा आगे बढ़ाए बिना दोनों चुपचाप जाकर अपने अपने काम में लग जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में प्राची की कही बातें खटक ज़रूर रही थी। अगले दिन, मोना, काव्या बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ तुम दोनों। होली आने वाली है तो मैं सोच रही हूँ कि प्राची के लिए शगुन के कपड़े ले आते हैं। लगे हाथ तुम दोनों को भी बढ़िया बढ़िया साड़ी दिलवा देती हूँ। खुद अपनी पसंद से चूज कर लेना तुम दोनों भी। हाँ माँ जी, हमें तो आप साड़ी ही दिलवाएंगी। और प्राची को क्या दिलवाएंगी? मिनी स्कर्ट, हाफ पैंट, शॉर्ट्स या कुछ और जो गोवा की ट्रिप पर पहन सकी? अरे काव्या बहू, कैसी बातें कर रही हो? हम भला क्यों अपनी बेटी को ऐसे उल ड्रेस देने लगे? मैं तो उसको भी साड़ी ही दिलवाऊंगी, वो चाहे पहने या फेंके। और ये छोटे छोटे कपड़े पहनने के ना पहले कभी मैं पक्ष में थी और ना अब हूँ। उसके ससुराल वाले उसको जो मर्जी पहना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कभी भी अपनी बेटी को ऐसे बेढंगे कपड़े नहीं देने वाली। माँ जी, मन ही मन खुशी तो आपको बहुत हो रही होगी कि आपकी बेटी कितने बड़े परिवार में गई है, कितने ऊंचे ख्यालात वाले लोग हैं जो आपकी बेटी को इतने ऐश से रख रहे हैं। लेकिन हमारे सामने झूठी ही आपको ऐसी बातें कहनी पड़ रही है। मैं सब समझती हूँ। अरे तू क्या समझती है? ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे ऐसे ताने मार रही है? माँ जी, कल ही प्राची ने हम दोनों को आईना दिखाया है कि हम कितने पिछड़े और गंवार लोग हैं जो शादी के बाद से इतने सालों में सिर्फ साड़ी में ही लिपट कर रह रहे हैं। अगर सास ससुर की बात मानना, उनकी इज्जत करना, ढंग के कपड़े पहनना गंवार पहने तो ठीक है, हम गंवार ही ठीक है। हम अदब के कपड़े पहनते हैं तो हम गंवार हैं। और वो प्राची बिना सिंदूर के आधे आधे कपड़े पहनकर घर में घूमती रहती है तो वो बहुत मॉडर्न है। और आप हमें तो सूट पहनने पर भी टोक देती हैं, अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती। कविता बहुत हैरानी में थी क्योंकि इतने सालों में पहली बार उसकी बहुएं उससे सवाल जवाब कर रही थी, और वो भी सिर्फ प्राची के कारण। बहस को बीच में ही छोड़कर कविता अपने कमरे में लौट आती है। बस बहुत हुआ। अगर प्राची ऐसे ही घर में घूमती रही तो मेरी दोनों बहुएं मेरे खिलाफ हो जाएंगी
और कल को अगर ये भी ऐसे कपड़े पहनकर घूमने लगी तो हे भगवान, बस अब और नहीं। मैं आज ही बहाने से दामाद जी को बुलाती हूँ ताकि वो प्राची को वापस ले जाए। अगले दिन दोपहर में वैभव अपनी माँ को लेकर प्राची के घर पहुंच जाता है। प्राची, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें शादी के बाद ऐसे अधनंगे कपड़े पहनकर घूमते हुए? वो माँ जी, वो क्या वो? अरे शादी से पहले तुम चाहे जो भी पहनती रही हो, लेकिन अब तुम हमारे घर की इज्जत हो। आगे से कुछ भी करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम सिर्फ इस घर की बेटी नहीं, हमारे घर की बहू भी हो। अब मैं तुम्हें एक दिन के लिए भी मायके नहीं छोड़ने वाली। तुरंत जाकर कपड़े बदलो और अपने घर चलो। सास की कड़कती आवाज़ सुनकर प्राची दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है और जल्दी से कपड़े बदलकर साड़ी पहनकर बाहर आती है। बेचारी प्राची का झूठ का किला एक झटके में टूटकर ढह गया था। प्राची की सास को गुस्से में भरा देखकर दोनों भाभियों को इतना तो समझ में आ ही गया था कि प्राची ने अपने ससुराल के बारे में जितनी भी बातें कही थी वो सारी झूठ थी। प्राची अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती और उसे वापस ले जाती है। एक परिवार में 3 लोग थे, माता, पिता और उनका इकलौता बेटा समीर। तीनों में इतना प्यार था कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक दिन शीला ने सोचा, अब समीर बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। ये बात शीला ने अपने पति कैलाश से कही। अजी सुनते हो, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, क्यों ना अब उसकी शादी कर दी जाए। क्या तो ठीक ही रही हो, समीर बड़ा तो हो ही गया है, मैं जल्दी से कोई अच्छी लड़की देखता हूँ। कैलाश ने कई जगह शादी की बात की और बहुत रिश्ते भी देखे, पर कहीं बात नहीं जमी। कभी समीर को लड़की पसंद नहीं आती तो कभी लड़की को समीर पसंद नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन समीर के मामा जी ने रिश्ता बताया और समीर और उसके पिता लड़की देखने गए। जैसे ही लड़की चाय लेकर आई, उसके आते ही समीर उसे देखता ही रह गया। लड़की बहुत सुंदर थी, उसके काले लंबे घने बाल थे। इतने में लड़की के पिता रमेश ने लड़की की तारीफ करते हुए कहा, हमारी मेनका बहुत ही सुंदर और सुशील है। वो तो दिख ही रहा है। क्या कहा बेटा, जरा जोर से बोलना। अब कुछ नहीं अंकल, आप बोलिए ना। और मेरी बेटी ना बहुत ही हंसमुख और बहुत ही मजाकिया स्वभाव की है। समीर ने चाय की चुस्की लेते हुए मुंह बनाते हुए कहा। वो भी दिख ही रहा है। क्या हुआ बेटा, कुछ कहा क्या तुमने? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं। जैसे तैसे रमेश ने चाय पी ली, क्योंकि मेनका ने उसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया था। रमेश ने मेनका को घूर के देखा तो मेनका जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। अरे पर बेटी, ये तो जुलाई चल रहा है। हाँ पापा, मुझे पता है, पर ये मौका दोबारा थोड़ी ना आता, इसलिए मैंने पहले ही अप्रैल फूल मना लिया। ये कहकर मेनका जोर जोर से हंसने लगी। रमेश समीर से कहता है, माफ करना बेटा, मैंने पहले ही कहा था ना, मेरी बेटी थोड़ी मजाकिया है। कोई बात नहीं अंकल, मुझे भी मजाकिया लोग बहुत पसंद है और मैं भी बहुत मजाक करता हूँ। बल्कि मैं क्या, मेरे पिता भी बहुत मजाक करते हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिता ने मुझे देखते ही मेरी माँ से कहा, ये क्या मजाक है। इतना सुनते ही सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। समीर और मेनका ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। दोनों को एक दूसरे का मजाक और चुलबुला अंदाज बहुत पसंद आया और कुछ ही समय में दोनों की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म हुई तो सब उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे। अरे समीर, तू तो बहुत किस्मत वाला है जो तुझे इतनी सुंदर लड़की मिली है। कहाँ से लाए हैं तेरे मम्मी पापा इतना अच्छा रिश्ता ढूंढकर? इसके तो बाल भी बहुत लंबे और खूबसूरत हैं। अपनी तारीफ सुनकर मेनका बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे और लोगों का आना जाना घर पर जारी रहने लगा। जो भी आता वो मेनका की तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। मेनका हमेशा अपने बालों को खुला रखती थी और वो खुले बालों में बहुत ही सुंदर लगती, मानो सचमुच की मेनका हो। लोग समीर के घर चाय के बहाने आते, लेकिन उनका मकसद मेनका को निहारना होता। एक दिन समीर का दोस्त राहुल घर पर आया और मेनका को देखता ही रह गया। भाभी जी, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है,
आपकी मजाक की एक आध नमूना मुझे भी दिखा दो, मेरा तो हक बनता है, आखिर देवर हूँ आपका। जी बिल्कुल देवर जी, क्यों नहीं। पहले आप बताएं क्या लेंगे आप। जो आपका मन हो भाभी जी। मेनका बहुत जिद करते हुए पूछती है। नहीं नहीं, आप बताओ, आप मेहमान हो ना। अच्छा भाभी, आप इतना जिद कर रही हो तो कॉफी चलेगी। तो देवर जी, रसोई वहाँ है और एक कप कॉफी मेरे लिए भी बना लेना। और इतना कहकर मेनका और बाकी सब हंसने लगते हैं। और फिर मेनका कहती है, देवर जी ये मजाक था, बुरा तो नहीं लगाना। वो जाकर कॉफी लेकर आती है। कुछ समय बाद मेनका कहती है, अच्छा देवर जी एक बात तो बताओ, आपने ये चश्मा क्यों पहन रखा है? अभी से ही आपकी नजर कमजोर हो गई तो देवरानी को कैसे देखोगे? राहुल बुदबुदाते हुए कहता है, भाभी जी आपको देख लिया, अब देवरानी को देख कर क्या करूँगा। कुछ कहा क्या देवर जी आपने? अब नहीं नहीं भाभी जी, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। मेनका फिर से एक सवाल राहुल पर दाग देती है और कहती है, अच्छा देवर जी एक बात तो बताओ, आपकी नजर दूर की कमजोर है या पास की? जी भाभी, दूर की। तो आपको रात में चांद साफ दिखाई देता है क्या? जी भाभी, दिखता है ना। तो देवर जी और कितना दूर देखना चाहते हो? मेनका की बात सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और पूरे घर में हंसी और खुशी का माहौल बन जाता है। अब राहुल ने भी एक सवाल मेनका से पूछ लिया। अच्छा भाभी, एक बात तो बताओ। हाँ हाँ, पूछो पूछो। आपके बाल इतने लंबे क्यों हैं? अब कौन सा शैम्पू और कौन सा तेल इस्तेमाल करती हो, बताओ ना। ये तो दादी माँ की नुस्खों का कमाल है। आप क्यों पूछ रहे हो देवर जी? आपको भी बाल लंबे करने हैं क्या? ये बात सुनकर फिर से सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर तक एक दूसरे से मजाक मस्ती चलती रहती है। फिर कुछ समय बाद राहुल वहां से चला जाता है और जाते जाते कहता है, भाभी जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। भाभी तो बहुत देखी, पर आप जैसी नहीं। मैंने भी देवर तो बहुत देखे, पर आप जैसा अनोखा देवर नहीं देखा। अगर टाइम मिले तो आते रहना। राहुल वहां से चला जाता है और फिर शाम होते ही गली के लोग घर आकर मेनका से घंटों बैठकर बातें करते और हर समय कोई ना कोई उसे देखने के बहाने आता रहता। समीर और उसके माता पिता को ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो मेनका को समझाते हैं। मेनका, तुम अपने बाल बांध कर रखा करो ना, मुझे पसंद नहीं कोई बेवजह आकर तुम्हारी या तुम्हारे बालों की तारीफ करे। हाँ बहू, ये लोग जो घंटों तक चाय पीने के बहाने बैठे रहते हैं ना, ये सब तुम्हें देखने के लिए बैठे रहते हैं। बहू, तुम इस बात का बुरा मत मानो, तुम हमारी बेटी जैसी हो, तुम्हें समझाना हमारा फर्ज है। आगे तुम खुद समझदार हो। जी आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं अपने बाल बांध कर रखूंगी और किसी से बेवजह बात नहीं करूंगी। अब मेनका ने अपना चंचल स्वभाव बदल लिया। वो सिर्फ अपने पति और घर वालों के साथ ही समय बिताती थी। एक शाम मेनका और समीर साथ में बैठे थे। मेनका समीर से कहती है, अच्छा एक बात बताइए, क्या आप मेरी ऐसी तारीफ कर सकते हैं जो सुनकर मुझे खुशी भी हो और बुरा भी लगे? ये सुनकर समीर मेनका की तारीफ करने लगता है। भगवान ने आपको बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। ये सुनकर मेनका बहुत खुश हो गई। सचमुच? हाँ सचमुच, क्योंकि बेकार की चीज तो फुर्सत में ही बनती है ना। ये सुनकर वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तब माफी मांगते हुए समीर जोर जोर से हंसने लगता है और वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। भाई सोच समझ कर काम करना सही बात है, लेकिन क्या हो कि सिर्फ काम ख्यालों में ही रह जाए। अरे किचन में तो आज सब कुछ भरा हुआ है, मजा ही आ जाएगा। आज तो मैं इनको 4 वक्त का खाना बना कर दूंगी। पूरा ऑफिस बोलेगा, अरे बीवी हो तो रोहित की बीवी जैसी हो। तभी पति की आवाज आती है, निधि, कल ही कहा था जल्दी जाना है, कपड़े कहाँ हैं मेरे? वो तो धुले ही नहीं, कल वाली ही शर्ट पहनकर चले जाओ ना। अरे यार क्या है, कल वाली गंदी हो गई है। तुम करती क्या रहती हो घर में सारा दिन, कोई काम नहीं होता तुमसे। लेकिन बीवी तो खड़ी होती है किचन में साग सब्जी को देखती कि वो पति के लिए क्या क्या बना कर दे। इस पालक के ना पकौड़े बना देती हूँ और हरी धनिया की चटनी। 4 बजे के करीब वाली जो भूख होती है ना, छोटी सी उसमें खा लेंगे ये। और लंच में दे देती हूँ ये गोभी की कबाब
और आज बनाती हूँ मैं तंदूरी रोटी इस कुकर में, या यूट्यूब में देखती हूँ कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ। बीवी का यूट्यूब एक बार ऑन क्या हुआ, पति तैयार होकर खड़ा भी हो गया, पर फिर भी उंगलियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे लाओ ना, जल्दी से खाना दो, मुझे जल्दी है। क्या खाना? बीवी तो किसी चीर निद्रा से बाहर आई और हड़बड़ा कर बोली, क्या खाना? वो पालक के पकोड़े बना रही हूँ और गोभी के कबाब। अरे यार, तुम जो हो वही दे दो, मुझे भूख भी लगी है और निकलना भी है। जो बना हो वो बना तो बहुत कुछ है, लेकिन बीवी के ख्यालों में जी वो मैं सोच रही थी कि बस रुकिए ना, अभी बना देती हूँ कुछ। अरे वक्त नहीं है मेरे पास, फिर सोचने बैठ गई थी ना। अरे सोचती इतना हो, कुछ करा भी करो। देखो अब जो हो जल्दी से दे दो। कहाँ तो कबाब और पकौड़े पति के लिए तैयार किए जा रहे थे, और कहाँ बेचारा पति 2 सूखी ब्रेड और चाय पीकर ऑफिस रवाना होता है। पति के जाने के बाद आज जो हो गया सो हो गया, कल से तो तभी सासू माँ आ जाती है। क्या कल से तो बहू, हैं? क्या बड़बड़ाई जा रही है? देखिए ना माँ जी, ये सारा दिन हम लोगों के लिए काम करते हैं और मैं हूँ कि इनका ख्याल ही नहीं रख पाती। क्यों, क्या हो गया बहू, क्या कर दिया तूने? माँ जी आज ये टिफिन लेकर नहीं गए। हैं? बहू एक टिफिन नहीं बना पाई मेरे बेटे के लिए? हद है। अरे भाई बात छनवा लो तुमसे सारा दिन दुनिया भर की। माँ जी अब आप देखिए ना, एक क्या 4-4 टिफिन कल से इनको ना दिए ना तो नाम बदल दीजिएगा। अच्छा मैं ना ज़रा मार्केट जा रही हूँ। मार्केट क्या करना है? घर में सिर्फ एक ही तो टिफिन है, 2 और खरीद कर ले आती हूँ ना। सास सर पर हाथ रख लेती है। कल ढेर सारी सब्जी और फ्रूट्स ले आई, आज 4 वक्त का खाना देकर भेजेगी कह रही थी, और अब टिफिन। Decathlon 6. Decathlon. Visit the store or download the app. खैर निधि की आदत में कोई सुधार नहीं होता। वो बस सारा दिन घर कैसे अच्छे से रखा जाए, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे अच्छा खाना बनाया जाए, सास को सजाया जाए और न जाने क्या क्या किया जाए, यही सोचा करती थी। लेकिन काम, माँ माँ माँ, निधि ख्यालों से वापस आती है। हाँ 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 हाँ, क्या हुआ? बच्चा हाथ में किताब दिखाते हुए कहता है, ये देखो माँ, मैम ने आज फिर होमवर्क नहीं करने पर नोट लिख दिया है, आप साइन कर दो। परीक्षा नज़दीक है ना, वैसे तेरे रिंटू के तो पेपर शुरू हो गए होंगे ना? हाँ अब भाभी वो तो पता नहीं मुझे। अरे बच्चे की परीक्षा और माँ को पता नहीं, ये क्या बात होती है? खैर मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि रिंटू को कुछ दिन लेकर मायके मत आना। वो क्या है ना, चिंटू की पढ़ाई ख़राब होती है, समझ रही हो ना? निधि के तो मानो काटो खून नहीं कि दुनिया बच्चे की पढ़ाई के लिए योजनाएं बना रही है और उसे तो यही नहीं पता कि परीक्षा है कब। मैं भी ना रिंटू को पढ़ा लिखा कर अब बड़ा आदमी बनाऊंगी। मैं ध्यान दूंगी उसकी पढ़ाई पर। मैं अभी उसका टाइम टेबल तैयार करती हूँ, फिर एक एक सब्जेक्ट खुद ध्यान लगाकर पढ़ाऊंगी, सबकी अलग अलग कॉपी, एक स्कूल की, एक घर की। बहू, ओ बहू, देखिए रिंटू स्कूल से रोता आया है। अरे क्या हो गया, क्यों रोए जा रहा है तू? माँ आज का पेपर मैं फेल हो गया माँ। अरे कभी पढ़ा भी लिया कर बहू, क्या सारा दिन अपने में ही लगी रहती है? माँ जी मैंने ना सारा सोच लिया है, अब आप देखना। मैं ज़रा मार्केट होकर आती हूँ। अरे अब क्या करना है मार्केट में? वो रिंटू को पढ़ाना है ना, तो मार्केट से कुछ पेन, कॉपी और कैलकुलेटर और दूसरे ज़रूरी सामान लेने जा रही हूँ। अरे जो है पहले उसमें तो शुरू कर। लेकिन बहू का तो सारा प्लान तैयार है ख्यालों में। बहू के जाने के बाद ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अरे कम से कम करे तो। दिन भर जाने क्या ख्याली पुलाव बनाती रहती है।
और बहू फिर ढेर सारा सामान लेकर आ जाती है। घर आने के बाद मामा मैं किताब लेकर आ जाऊं? कुछ पढ़ा दो ना प्लीज। देखो बेटा, आज से नहीं, कल से। हाँ, आज तो मेरी कमर ही टूट गई। हाय रे, कितनी भारी हो गई है आजकल की कॉपी किताब। मैं ना पहले आराम करूँगी। तो मैं थोड़ा बाहर खेल आता हूँ। तो निधि का तो सारा दिन यही काम था, ख्याल बुनना कि वो कैसे इस घर को स्वर्ग बना देगी, लेकिन वो हमेशा सिर्फ ख्याल ही रह जाता। अगले रोज सास, बहू ओ बहू, वह कमला अपने बेटे की शादी कर रही है तो सबको बुलाया है। अरे, कमला बुआ की घर शादी? अरे वाह, उनका घर तो सिर्फ दिखावा है, शो में ही जिंदगी जीते हैं वो लोग। हाँ, तो हमें किस बात की कमी है? गहने, महंगी साड़ियाँ, हम भी तैयार है। क्यों? तू बस रिंटू और तेरे पति को देख लेना, बाकी खुद भी बहू अच्छी सी तैयार हो जाना, ठीक है? क्यों नहीं माँ जी, अरे मैं तैयार होकर आऊँगी ना तो दुनिया देखती रह जाएगी। बहू चली जाती है कमरे में, लेकिन हाथ में फैशन मैगजीन देखते ही वो शादी में कैसे दिखेगी इसके सपने हो जाते हैं शुरू। हाय रे, डार्क मैरून कलर की मेरी साड़ी और उसी रंग का इनका कुर्ता। रिंटू का भी कोट सेम कपड़े से ही बनवा दूंगी। बहू कमरे से बाहर निकलती है, हाथ में झोला और कंधे पर पर्स। अरे बहू, क्या हो गया? कहाँ जा रही है? माँ जी, मार्केट। वो क्या है ना, हमें सबसे अच्छा दिखना है तो उसकी तैयारी करनी भी तो ज़रूरी है ना। और फिर सारा दिन बहू कपड़े के लिए बाज़ार में भटकती है और देर शाम घर आती है। माँ कुछ पढ़ा दो, कल पेपर है। अरे नहीं नहीं, कल से पढ़ेंगे। वो क्या है ना, आज थक गई हूँ मैं। देर रात पति आता है। निधि, खाने को क्या बनाया है? भूख लग रही है। बनाया, खिचड़ी बनाई है। रुको ना, घी डालकर गर्म कर देती हूँ। अरे करती क्या रहती हो तुम सारा दिन? वो कमला बुआ है ना, उनके घर पर शादी है, बस उसी की तैयारी चल रही है। ऐसी क्या तैयारी है कि घर पर खाना बनना ही बंद हो गया? अरे हो रही है ना। खैर, आज तो सारा दिन डिज़ाइन देखने में ही निकल गया कि क्या और कैसी ड्रेस होगी, तुम लोगों का कॉम्बिनेशन कैसा होगा और हमारी फैमिली की एंट्री कैसी होगी। अरे प्लीज़ यार, तुम खिचड़ी ही दे दो घी डालकर। क्या है, सारा दिन भविष्य का सोचती हो और वर्तमान में कचरा कर देती हो। क्या क्या ग्रामर पढ़ा रहे हो तुम? जानती ही नहीं हो, बहुत सोच समझकर प्लानिंग के साथ चलने वाली लड़की हूँ मैं। बहू, सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ हाँ माँ जी, चिंता ना करें, बिल्कुल मैंने अंबानी से लेकर अडवाणी तक की शादी के सारे वीडियो देख लिए। अरे शादी में आपकी बहू आग ना लगा देना अपने जलवे से तो कहिएगा मुझे। अगले दिन, बहू ओ बहू, मैं ज़रा पार्लर से होकर आ रही हूँ, तुम सब भी तैयार रहना। तैयार है ना माँ जी? शादी तो 21 तारीख को है ना? हाँ बहू, तो आज 21 तारीख ही तो है। क्यों, क्या हो गया? तभी बेटा आता है। माँ, मैंने अपना और रिंटू का कोट पैंट ड्राई क्लीन करवा लिया था, निधि के भरोसे। तो अरे मैंने तो वो तो। क्या हुआ बहू? वो माँ जी, मैं ना टेलर से कपड़े लाना ही भूल गई, अब क्या करूँ? वही बहू जो हर बार करती है, झोला उठा और निकल जा मार्केट की ओर। माँ जी, इतनी जल्दी साड़ी तैयार? समझ रही है ना तू, कमला बुआ को तो उसे के हिसाब से कपड़े पहनना। लेकिन बेचारी बहू जो अब तक ख्यालों में रहती थी, वो हकीकत में जब शादी में पहुंचती है। क्यों रे निधि, शादी का पता नहीं था क्या? क्या पहन कर आ गई है? भाभी ध्यान क्यों नहीं देती? बहू को अपने तौर तरीके तो समझा दो। सास बहू की ओर देखती है। हाँ कमला, वो क्या है ना, हमारी बहू थोड़ी ख्याली है। वो ख्यालों में तो अंबानी और अडवाणी है, लेकिन हकीकत में किसी नौकरानी जैसी है तेरी बहू। अपनी बुराई सुनकर बहू को गुस्सा आ जाता है। वो घर आती है और सोचती